स्वागत। आज हम इंटरनेट और नेटवर्किंग की काफी पेचीदा दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इंटरनेट और नेटवर्किंग अ कंप्लीट गाइड से कुछ खास नोट्स है और कोशिश रहेगी कि इन तकनीकी चीजों को बिल्कुल शुरू से समझें, सरल भाषा में। हाँ, और देखिए, आज के समय में ये समझना कि इंटरनेट कैसे काम करता है, ये सिर्फ टेक की बात नहीं है। सही। ये तो मतलब रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। एक तरह की डिजिटल साक्षरता ही कह लीजिए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये इंटरनेट है क्या चीज? सोर्सेस से नेटवर्कों का नेटवर्क कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। देखिए, दुनिया भर में करोड़ों अरबों कंप्यूटर हैं, छोटे नेटवर्क हैं, बड़े नेटवर्क हैं। जब ये सब आपस में जुड़ जाते हैं ना एक स्टैंडर्ड तरीके से, तो वही जुड़ाव इंटरनेट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है बेसिकली। अच्छा, और एक बात जो अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब WWW, ये एक ही चीज है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत कॉमन गलतफहमी है। हाँ। इसे ऐसे सोचिए, इंटरनेट वो पूरा हाईवे का जाल है, हाँ। सड़कों का नेटवर्क। ओके। और वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो हम वेबसाइट देखते हैं, वेब पेज देखते हैं, वो उस हाईवे पर चलने वाली एक तरह की गाड़ी है। अच्छा। ईमेल दूसरी तरह की गाड़ी, फाइल ट्रांसफर तीसरी तरह की, ये सब चलते इंटरनेट वाले हाईवे पर ही हैं, पर हैं अलग अलग सर्विसेज। समझ गई। तो मतलब इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, और WWW उस पर चलने वाली एक एप्लीकेशन या सर्विस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। लेकिन ये इतने अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स, हाँ, अलग अलग कंपनियों के नेटवर्क, ये हाँ। सब एक साथ मतलब कैसे काम कर लेते हैं? इनकी भाषा तो अलग अलग होगी ना? हाँ, यही तो कमाल है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का। प्रोटोकॉल्स। हाँ, नियम जैसे TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये वो साझा नियम है, वो कॉमन भाषा है जिसने पहली बार अलग अलग किस्म के नेटवर्क्स को आपस में बात करने लायक बनाया। अच्छा। सोचिए, अगर हर कोई अपनी ही भाषा बोलता तो ये ग्लोबल इंटरनेट कभी बन ही नहीं पाता। इसी TCP/IP की वजह से ये संभव हुआ। ये इंटरकनेक्टिविटी की चाबी है, समझिए। ये तो काफी दिलचस्प है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सोर्स बताता है 1960s के आखिर में अमेरिका में ARPANET नाम का कोई प्रोजेक्ट था। हाँ, ARPANET, वो अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का एक एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क था। मकसद था कि अगर कम्युनिकेशन का एक हिस्सा तबाह भी हो जाए तो भी बाकी नेटवर्क काम करता रहे। ओह, डिफेंस के लिए? हाँ, शुरुआत वहां से हुई, लेकिन असली गेम चेंजर था 1983, जब ARPANET ने ऑफिशियली TCP/IP को अपना लिया। अच्छा, 1983। वो मोमेंट था जब सही मायनों में नेटवर्कों के नेटवर्क की नींव पड़ी, क्योंकि अब अलग अलग नेटवर्क एक स्टैंडर्ड तरीके से जुड़ सकते थे। और फिर आम लोगों के लिए बड़ा बदलाव कब आया? वो आया 1990 में, जब टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, WWW। हाँ, टिम बर्नर्स-ली। उन्होंने वेब पेज हाइपरलिंक ब्राउजर का कॉन्सेप्ट दिया। इससे जानकारी ढूंढना, शेयर करना एकदम आसान हो गया। और फिर 95 तक ये घरों में पहुंचने लगा। हाँ, धीरे धीरे। सोर्स में कुछ और नाम भी हैं, जैसे रे टॉमलिंसन, जिन्होंने ईमेल का शुरुआती रूप बनाया। ईमेल। हाँ। और विंडसर्फ, जिन्हें अक्सर TCP/IP के विकास में रोल के लिए इंटरनेट का पिता भी कहते हैं। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट धीरे धीरे आज का ग्लोबल सिस्टम बन गया। बिल्कुल, एक के बाद एक इनोवेशन हुए। ARPANET, TCP/IP, फिर WWW, हर कदम ने अगले के लिए रास्ता बनाया। ये कोई एक रात का जादू नहीं था। सही बात है। अच्छा, अब उन डिवाइसेस पर आते हैं जो हमें इंटरनेट से जोड़ते हैं। सोर्स में कुछ नाम है। मॉडेम। सोर्स की ट्रिक है, मॉडेम इज इक्वल टू कन्वर्टर। ये क्या कन्वर्ट करता है? मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका काम है कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। डिजिटल को एनालॉग में क्यों? क्योंकि पुरानी टेलीफोन लाइनें या केबल लाइनें एनालॉग सिग्नल ही ले जा सकती थी, तो मॉडेम सिग्नल बदलता था भेजने के लिए, मॉड्यूलेशन, और फिर दूसरी तरफ वापस डिजिटल में बदलता था, डीमॉड्यूलेशन। ये डिजिटल और एनालॉग दुनिया के बीच का पुल था। अच्छा, आजकल तो फाइबर ऑप्टिक आ गया, उसमें भी होता है मॉडेम? हाँ, पर उसका रूप थोड़ा अलग होता है। ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, ONT कहते हैं कई बार। पर मूल काम सिग्नल कन्वर्जन का ही है, टेक्नोलॉजी बदल गई है बस। समझ गई। अगला है राउटर। सोर्स ट्रैक, राउटर इक्वल्स टू रास्ता। ये क्या रास्ता दिखाता है? राउटर समझिए इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस? हाँ, जब आप कोई डेटा भेजते हैं, वो छोटे छोटे पैकेट्स में बढ़ जाता है। राउटर हर पैकेट को देखता है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस पढ़ता है और तय करता है कि उसे मंजिल तक पहुंचाने का सबसे अच्छा, सबसे तेज रास्ता कौन सा है। के नेटवर्क से जोड़ता है और फिर आगे दुनिया भर के नेटवर्क से।
ये अलग-अलग नेटवर्कों के बीच ट्रैफिक को रूट करता है, इसीलिए राउटर। तो राउटर नेटवर्कों को जोड़ता है, लेकिन घर या ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर, फोन, प्रिंटर हैं, वो आपस में कैसे जुड़ते हैं? उसके लिए अक्सर स्विच इस्तेमाल होता है। सोर्स ट्रिक थी स्विच इक्वल्स स्मार्ट हब। स्मार्ट हब। हाँ, स्विच एक लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक ही बिल्डिंग या घर के अंदर के डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये जानता है कि कौन सा डिवाइस किस पोर्ट से जुड़ा है। तो जब कोई डेटा पैकेट आता है, ये उसे सिर्फ उसी डिवाइस के पास भेजता है जिसके लिए वो है। अच्छा, सबको नहीं भेजता? नहीं, पहले हब आते थे। सोस्ट्रिक हब इक्वल्स पुराना लाउडस्पीकर। हब बस सिग्नल लेता था और अपने हर पोर्ट पर ब्रॉडकास्ट कर देता था, चाहे वो डेटा किसी के लिए भी हो। इससे फालतू का ट्रैफिक होता था, नेटवर्क स्लो हो जाता था। हब अब आउटडेटेड है। तो आजकल जो घरों में वाईफाई राउटर लगते हैं, उनमें स्विच भी होता है? बिल्कुल, ज्यादातर होम वाईफाई राउटर्स में बिल्ट इन स्विच होता है। पीछे जो लैन पोर्ट्स होते हैं ना, तार लगाने वाले, हाँ। वो स्विच का ही हिस्सा है। तो एक आम घर के लिए वाईफाई राउटर ही राउटर और स्विच दोनों का काम कर देता है। बड़े ऑफिस में अलग से स्विच लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं पहचान पर। इंटरनेट पर इतने सारे डिवाइस हैं, अरबों, डेटा सही जगह कैसे पहुंचता है? आईपी एड्रेस का रोल यहीं आता है ना? एग्जैक्टली। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर वाला पता है। जैसे हमारे घर का पोस्टल एड्रेस होता है ना, हाँ। वैसे ही ये डिवाइस का डिजिटल एड्रेस है। इसके बिना डेटा कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सोर्स में इसके 2 वर्जन बताए हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 पुराना वाला? हाँ, IPv4 ये 32 बिट का होता है। इसका फॉर्मेट होता है 4 नंबर डॉट से अलग, जैसे 192.168.1.1 टाइप का। इसमें कितने एड्रेस बन सकते हैं? करीब 4.3 अरब, 4.3 बिलियन। ये तो बहुत है। सुनने में लगता था, लेकिन जब इंटरनेट बूम हुआ, स्मार्टफोन आए, फिर अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस आ रहे हैं। हाँ, घड़ी, फ्रिज, बल्ब सब इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये 4.3 अरब एड्रेस कम पड़ने लगे। हम IPv4 एड्रेस खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे, जिसे IPv4 एग्जॉशन कहते हैं। ओह, तो इसका हल है IPv6। हाँ, IPv6 ये 128 बिट का है। 32 से सीधा 128? हाँ, अब आप अंदाजा लगाइए कितने एड्रेस होंगे। 2 की पावर 128। ये संख्या इतनी बड़ी है कि मतलब हर बालू के कण को भी करोड़ों एड्रेस दे सकते हैं। बाप रे। इसका फॉर्मेट भी अलग है, हेक्साडेसिमल में होता है, थोड़ा लंबा सा दिखता है, जैसे 2001.0db8.1 टाइप का। तो IPv6 की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी कि एड्रेस कम हो रहे थे? वो मुख्य कारण था, पर इसके और भी फायदे हैं। ये IoT के लिए बेहतर है, इसमें सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट आसान है। IPv4 से IPv6 पर जाना एक बड़ा बदलाव है। धीरे धीरे हो रहा है, पर ये इंटरनेट के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हर डिवाइस का एक नंबर वाला IP एड्रेस है, पर हम तो वेबसाइट का नाम याद रखते हैं, google.com, youtube.com। इन नामों को नंबर में कौन बदलता है? ये DNS क्या चीज है? सोर्स से इंटरनेट की फोन बुक कह रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। हाँ, जब आप ब्राउजर में google.com टाइप करती हैं, तो आपका कंप्यूटर सबसे पहले एक DNS सर्वर से पूछता है, भाई google.com का IP एड्रेस क्या है? DNS सर्वर अपनी डायरेक्टरी में देखता है और बताता है, हाँ, इसका IP एड्रेस है, मान लीजिए 14.250.193.142। फिर आपका कंप्यूटर उस IP एड्रेस वाले सर्वर से कनेक्ट होता है। अच्छा। तो ये सब पीछे हो रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। अगर DNS ना होता तो सोचिए हमें हर वेबसाइट के लिए वो लंबे लंबे नंबर याद रखने पड़ते। हाँ, वो तो नामुमकिन होता। तो DNS इंटरनेट को इस्तेमाल करने लायक बनाता है। और ये कोई एक अकेली फोन बुक नहीं है, ये दुनिया भर में फैले हजारों सर्वरों का एक नेटवर्क है जो मिलकर काम करता है। कमाल है। अब URL और प्रोटोकॉल। URL तो हम देखते हैं एड्रेस बार में, पूरा वेब एड्रेस। हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी चीज का पता इंटरनेट पर। और प्रोटोकॉल? सोर्स कह रहा है ये नियम है। कैसे नियम? प्रोटोकॉल मतलब कम्युनिकेशन के नियम, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये तय करते हैं कि डेटा कैसे भेजा जाएगा, कैसे रिसीव होगा, कोई एरर आए तो क्या करना है, ताकि अलग-अलग तरह के सॉफ्टवेयर और डिवाइस एक दूसरे की बात समझ सकें। सोर्स में कई सारे प्रोटोकॉल लिखे हैं, कौन से सबसे जरूरी हैं जानने के लिए? कुछ बेसिक तो पता होने चाहिए, जैसे TCP/IP तो है ही, इंटरनेट की बुनियाद। हाँ, वो तो समझ गए। फिर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वेब पेज देखने के लिए यूज होता है।
जब आप वेबसाइट खोलती हैं, ब्राउजर HTTP इस्तेमाल करता है। और HTTPS, उसमें S क्यों लगा है? S मतलब सिक्योर, HTTPS मतलब HTTP सिक्योर। ये HTTP का एन्क्रिप्टेड वर्जन है। एनक्रिप्टेड। हाँ, मतलब डेटा को कोड भाषा में बदल देता है। जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करती हैं या पासवर्ड डालती हैं, तो HTTPS जरूरी है ताकि कोई बीच में आपकी जानकारी पढ़ ना सके। ब्राउजर में जो ताला बना आता है ना एड्रेस बार में, हाँ, वो लॉक। वो HTTPS का ही निशान है। आजकल ज्यादातर वेबसाइट्स HTTPS ही यूज करती हैं। ओके, और ईमेल के लिए? ईमेल भेजने के लिए होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP। और ईमेल रिसीव करने के लिए POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, या IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अच्छा, और FTP? FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बड़ी फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए होता था, पर अब इसका यूज थोड़ा कम हो गया है। दूसरी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल तय करते हैं कि अलग-अलग काम कैसे होंगे। अब नेटवर्क के साइज की बात करते हैं। पैन, लैन, मैन, वैन। हाँ, ये नेटवर्क को उनके फैलाव के हिसाब से बांटा गया है। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, बहुत छोटा, एक कमरे जितना, जैसे ब्लूटूथ। ब्लूटूथ पैन है, अच्छा। हाँ, फिर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग या ऑफिस कैंपस, जैसे ऑफिस का वाईफाई। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर जितना बड़ा, केबल टीवी नेटवर्क इसका उदाहरण हो सकता है। ओके। और वान, वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत बड़ा होता है, देश या पूरी दुनिया में फैला हुआ। इंटरनेट खुद एक बहुत बड़ा वैन है। तो ये बस साइज का फर्क है? हाँ, साइज और दायरे का। अब नेटवर्क के अंदर डिवाइस जुड़ते कैसे हैं? टोपोलॉजी। सोर्स कह रहा है बस, स्टार, रिंग, मैश, ये सब क्या है? टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क का लेआउट, डिवाइस फिजिकली या लॉजिकली कैसे कनेक्टेड है। सोर्स कह रहा है स्टार टोपोलॉजी सबसे कॉमन है। क्यों? स्टार में सारे डिवाइसेस एक सेंट्रल पॉइंट से जुड़े होते हैं, जैसे कि एक स्विच। हाँ। इसका फायदा यह है कि अगर एक डिवाइस या केबल खराब हो जाए तो सिर्फ वही डिवाइस बंद होता है, बाकी नेटवर्क चलता रहता है। प्रॉब्लम ढूंढना भी आसान होता है। अच्छा, और बाकियों में? बस या रिंग में? बस टोपोलॉजी में सब एक ही मेन केबल से जुड़े होते हैं। अगर वो केबल कहीं से खराब हुई तो पूरा नेटवर्क डाउन। रिंग में डिवाइस एक सर्कल में जुड़े होते हैं, उसमें भी एक जगह प्रॉब्लम आने से दिक्कत हो सकती है। और मैश? मैश में हर डिवाइस कई दूसरे डिवाइस से या कभी-कभी सभी दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद है क्योंकि डेटा जाने के कई रास्ते होते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा है, लेकिन ये बहुत महंगा और कॉम्प्लिकेटेड होता है बनाना और मैनेज करना। इसीलिए घरों और ऑफिस में स्टार ज्यादा चलता है। बिल्कुल, सस्ता, आसान और ज्यादातर जरूरतें पूरी कर देता है। इंटरनेट का जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, अक्सर मैश जैसा, ताकि वो फेल ना हो। अब वायरलेस पर आते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, ये तो हम रोज यूज करते हैं। हाँ, वाईफाई तो पता ही है। वायरलेस इंटरनेट घरों में, ऑफिस में रेंज करीब 100 मीटर तक हो सकती है। ब्लूटूथ कम दूरी के लिए है, 10 मीटर के आसपास, डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए। जैसे हेडफोन, स्पीकर। हाँ, हेडफोन, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस। और हॉटस्पॉट, वो तो आप अपने फोन को ही एक छोटा वाईफाई राउटर बना देती हैं। हाँ, अपना मोबाइल डेटा शेयर करने के लिए। एग्जैक्टली। इन वायरलेस टेक्नोलॉजी ने तारों का झंझट खत्म कर दिया काफी हद तक। एक और कंफ्यूजन जो अक्सर होता है, ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या फर्क है? हाँ, ये क्लियर होना जरूरी है। ब्राउजर जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, ये वो सॉफ्टवेयर है, वो ऐप है जिसे आप खोलते हैं वेब पेज देखने के लिए। ठीक है। सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, डकडकगो, ये एक वेबसाइट है। आप ब्राउजर खोलकर सर्च इंजन की वेबसाइट पर जाते हैं और फिर वहां कुछ खोजते हैं। अच्छा, तो ब्राउजर गाड़ी है और सर्च इंजन उस गाड़ी से पहुंचने वाली एक जगह जहां जानकारी मिलती है। हाँ, या कह सकते हैं ब्राउजर वो खिड़की है जिससे आप इंटरनेट देखते हैं और सर्च इंजन उस खिड़की से जानकारी ढूंढने का एक टूल है। समझ गए। अब ईमेल पर आते हैं। जब हम ईमेल भेजते हैं तो टू CC BCC होता है, इसका क्या मतलब है? टू में तो उनका एड्रेस डालते हैं जिन्हें आप मुख्य रूप से ईमेल भेज रहे हैं। CC मतलब कार्बन कॉपी, इसमें आप उन लोगों को रखते हैं जिन्हें आप बस इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लूप में रखना चाहते हैं। टू और CC वाले सब देख सकते हैं कि ईमेल किस किस को गया है। और BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें जिनका एड्रेस डालते हैं उन्हें ईमेल तो मिलता है, पर उनका नाम और एड्रेस बाकी किसी को, टू या CC वालों को नहीं दिखता। अच्छा, ये छुपा हुआ रहता है। हाँ,
इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजना हो और आप नहीं चाहते कि सबके ईमेल एड्रेस एक दूसरे को पता चले, प्राइवेसी के लिए। ओके, अब अपलोड और डाउनलोड, ये तो आसान है शायद। हाँ, ये काफी सीधा है। डाउनलोड मतलब इंटरनेट से डेटा आपके डिवाइस पर आ रहा है, जैसे मूवी देखना, गाने सुनना। हाँ, या कोई फाइल सेव करना। अपलोड मतलब आपके डिवाइस से डेटा इंटरनेट पर जा रहा है। फोटो अपलोड करना, ईमेल भेजना। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, वीडियो कॉल करना, ये सब अपलोड है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर इंटरनेट कनेक्शन में डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड से ज्यादा होती है। हाँ, मैंने देखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आमतौर पर लोग कंटेंट कंज्यूम डाउनलोड ज्यादा करते हैं बजाय कंटेंट क्रिएट अपलोड करने के। तो कंपनियां प्लान वैसे ही डिजाइन करती हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पर। ये शब्द बहुत सुनते हैं आजकल। ठीक है, सोर्स क्या कहता है इसके बारे में? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के जरिए कंप्यूटिंग सर्विसेज इस्तेमाल करना। जैसे डेटा स्टोर करना, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स वगैरह। आपको अपनी हार्ड ड्राइव पर सब सेव करने की जरूरत नहीं। हाँ। या फिर सॉफ्टवेयर चलाना, जैसे जीमेल या माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन यूज करना। सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड नहीं है, आप उसे इंटरनेट पर एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा। या फिर प्रोसेसिंग पावर रेंट पे लेना। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे Amazon, AWS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर ये सर्विसेज देती हैं। सोर्स में पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड क्लाउड भी लिखा है? हाँ, वो डिप्लॉयमेंट मॉडल है। पब्लिक मतलब सबके लिए उपलब्ध सर्विस, जैसे जीमेल। प्राइवेट मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना क्लाउड। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्स। और IaaS, PaaS, SaaS? वो सर्विस मॉडल है। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे जीमेल। PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, डेवलपर्स के लिए। IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सर्वर स्टोरेज रेंट पर लेना। बेसिकली क्लाउड ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सर्विसेज यूज कर सकते हैं और उतना ही पे कर सकते हैं। ये तो काफी फायदेमंद लगता है। बिल्कुल। और आखिर में सुरक्षा की बात, साइबर सिक्योरिटी। सोर्स में 3 चीजें हैं: फायरवॉल, एंटीवायरस, एन्क्रिप्शन। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक और जरूरी चीजें हैं। फायरवॉल समझिए आपके कंप्यूटर या नेटवर्क का गार्ड है। गार्ड? हाँ, ये इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और तय करता है कि क्या सुरक्षित है और क्या नहीं। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। ओके। और एंटीवायरस? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस को वायरस, मैलवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर जैसे खतरनाक प्रोग्राम से बचाता है। ये उन्हें स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है और हटाने की कोशिश करता है। इसे अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। और एन्क्रिप्शन? ये हमने HTTPS में सुना था। हाँ, एन्क्रिप्शन मतलब डेटा को स्क्रैम्बल कर देना, एक कोड में बदल देना, ताकि अगर कोई उसे बीच में पकड़ भी ले तो पढ़ ना सके। सिर्फ जिसके पास सही की होगी वही उसे वापस ओरिजिनल रूप में डिक्रिप्ट कर सकता है। HTTPS के अलावा सिक्योर वाईफाई, WPA23 और कई मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज करते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक बेसिक सुरक्षा कवच बनाते हैं। बिल्कुल, ये बस शुरुआत है। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन ये बेसिक्स हर इंटरनेट यूजर को पता होने चाहिए। तो हमने आज काफी कुछ कवर कर लिया। इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क से लेकर उसका इतिहास, ARPANET, TCP, IP, WWW, हार्डवेयर, मॉडेम, राउटर, स्विच, एड्रेसिंग, IP4, IPv6, नामों का सिस्टम, DNS, फोन बुक, नियम, प्रोटोकॉल, HTTPS, नेटवर्क के साइज, PAN से WAN, कनेक्शन के तरीके, टोपोलॉजी, स्टार, वायरलेस, ब्राउजर सर्च इंजन का फर्क, ईमेल, अपलोड डाउनलोड, क्लाउड और बेसिक साइबर सुरक्षा। हाँ, काफी लंबा सफर तय किया। बिल्कुल, सब कुछ जुड़कर ही ये इंटरनेट बनता है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। और ये सब हिस्से, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड्स, ये सब एक साथ इतने अच्छे से काम करते हैं, तभी हमें इतना स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। ये पर्दे के पीछे का एक बहुत बड़ा, कॉम्प्लेक्स लेकिन अद्भुत सिस्टम है। और कोशिश की कि आसान रहे। बिल्कुल। और अंत में बस एक विचार। हमने आज बात की कि इंटरनेट कैसे काम करता है, टेक्नोलॉजी की बात की। पर यह सोचना भी जरूरी है कि इस नेटवर्क पर जो जानकारी बह रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो क्या कर रहा है, हमारे समाज पर, हमारी सोच पर, संस्कृति पर उसका क्या असर हो रहा है। हाँ, ये एक अलग ही पहलू है। तकनीक तो एक टूल है, उसका असर तो इस बात से तय होता है कि हम इंसानों से कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या वो हमें जोड़ रहा है या बांट रहा है, ज्ञान बढ़ा रहा है या भ्रम, इस पर भी सोचना चाहिए। बहुत सही कहा, सोचने वाली बात है। तो इस ज्ञान भरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।